हेलो क्लास 12 वालों। तो सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग अब नए नहीं रह गए, क्योंकि अब आप हम लोग के साथ जो है मेरे साथ जुड़ गए हैं, राइट। और यहाँ पे जो है आप लोग को क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का सारा ए टू जेड जो है, राइट, पैटर्न के आधार पे, और आप लोग को सारा टॉपिक जो है बड़ा आसानी से एक्सप्लेन किया हुआ जो है वीडियो मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर, सारा चैप्टर का वीडियो जो है मेकअप करके सब आपको बनाकर दे दिए, राइट। तो आप लोग पढ़ाई करो। 12 तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले हम पॉलिटिकल साइंस के सारा एक एक वीडियो इजी तरीके से एक्सप्लेन करके जो है आप लोग को हम दे दिए हैं, राइट। अब स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट हम लोग का टॉपिक, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे लगभग लगभग 6 से 8 मार्क्स जो है यहां से आ रहा है। और ये जो चैप्टर है बहुत सारे स्टूडेंट का थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर लग रहा है। कुछ स्टूडेंट का तो ये भी कहना है कि भैया ये चैप्टर तो लग रहा है होगा ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो भैया घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग का जो समस्या है उस समस्या को समाधान यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो आज हम लोग उसी सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉन्ट्रोडिक्टरी टॉपिक को जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। अब बात आता है कि कौन सा टॉपिक है। ये टॉपिक है सिविल सोसाइटी, यानी नागरिक समाज। एक ऐसा समाज जिस समाज को लेकर जो है पॉलिटिकल वर्ल्ड में और पॉलिटिकल फिलॉसफी में और आज के टाइम पे भी जो है इसी सिविल सोसाइटी को जो है माना जाता है कि सोशल चेंज करेगा। यानी यही वो ऑर्गेनाइजेशन है, यही वो कम्युनिटी है जो कम्युनिटी स्टेट के आर्बिट्रेरी पावर को क्या करता है, रोकता है। स्टेट के आर्बिट्रेरी पावर को जो है बैलेंस करने की कोशिश करता है। यही वो सोसाइटी है जिसके कारण क्या होता है, समाज में सामाजिक परिवर्तन होता है, हर तरीके का चेंजेस होता है, राइट। और अब हम लोग बात करते हैं कि सिविल सोसाइटी है क्या। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि सिविल सोसाइटी, हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है सिविल सोसाइटी मूवमेंट। सिविल सोसाइटी मूवमेंट यानी ये जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट है वो क्या है। देखो मेरे दोस्त, सिविल सोसाइटी मूवमेंट जो है कुल मिलाकर सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। आपको मूवमेंट का मतलब तो समझ ही आ रहा है कि जो सिविल सोसाइटी के द्वारा स्टार्ट किया गया जो मूवमेंट है, यानी जो आंदोलन है। और आंदोलन होता है, कहने का मतलब होता है सामाजिक कोई भी इनइक्वालिटी होता है या सामाजिक असमानता या समाज में किसी भी तरीके का अगर क्या हो रहा है कि बुराई या किसी भी तरीके का अत्याचार अगर हो रहा है, तो उसके लिए उसके रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट स्टार्ट होता है उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी मूवमेंट कहते हैं। अब बात आता है कि यहाँ पे सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज क्या है, सिविल सोसाइटी क्या है। सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज जो है एक बेसिकली क्या है, सिविल सोसाइटी इज बेसिकली अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यानी सिविल सोसाइटी एक बेसिकली क्या है, गैर सरकारी संगठन है, यानी कि सरकार के द्वारा बनाया गया नहीं होता है। ये कुछ लोगों के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक जो है बनाया गया एक संगठन होता है जो सामाजिक सेवा का काम करते हैं। जो समाज में चल रहे हैं जितने भी अत्याचार, जितने भी जो शोषण है, उन शोषण के लिए क्या करता है ये समाज और ये संगठन आवाज उठाते हैं, है ना। तो इसको कहा जाता है सबसे पहले कि सिविल सोसाइटी बेसिकली क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितना भी संगठन बनाया जाता है सब प्रॉफिट के लिए हो, नहीं। कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जो प्रॉफिट लेस होते हैं, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते बल्कि समाज में गुड गवर्नेंस के लिए काम करते हैं, जो चाहते हैं कि समाज जो है अच्छे तरीके से चले, जो चाहते हैं कि समाज में रहने वाले हर तबके के लोगों की रक्षा हो, जो ये चाहता है कि समाज में लोगों को अधिकार मिले, समाज में लोगों को सामाजिक न्याय मिले, समाज में लोगों को समानता का अधिकार मिले, समाज में लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, उसके लिए क्या करता है, काम करता है। समाज में वेलफेयर, कल्याण, समाज को कल्याणकारी, समाज के लोगों का कल्याण करने के लिए संगठन बना होता है। उस संगठन को हम लोग कहते हैं नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सिविल सोसाइटी जो है वो बेसिकली क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, जिसमें गैर लाभकारी संगठन होता है, जहां पे लाभ के लिए नहीं बनाया जाता है बल्कि एक सोशल
सोशल जस्टिस के लिए बनाया जाता है, समाज में सेवा देने के लिए बनाया जाता है, सामाजिक समस्याओं को खत्म करने के लिए बनाया जाता है, राइट, एक प्लेटफॉर्म देता है। वहीं पे बात किया जाए तो सिविल सोसाइटी एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वीओ का मतलब होता है वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्वेच्छा पूर्वक संगठन, एक ऐसा संगठन जो स्वेच्छा से बनाया हो, मन मर्जी से, यानी मर्जी से जो है बनाया गया एक संगठन है, स्वेच्छा पूर्वक, जहां पे फोर्स नहीं किया गया किसी को ऐसा संगठन बनाने का। वो अपने स्वेच्छा से, उसको समझ में आता है कि समाज में हमारा भी दायित्व तो क्या होता है, एक नागरिक होने के नाते और पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते उस समाज के प्रति हमारा कुछ दायित्व होता है, और समाज में समाज का मदद करना और सामाजिक मूल्यों और समाज के लोगों की मर्यादा, उनके अधिकारों, उनके सभी चीज की रक्षा करना भी जो है हमारा जिम्मेवारी होता है। तो वो सोच के जो संगठन में आते हैं और एक संगठन का निर्माण होता है, वैसे संगठन को कहा जाता है वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो समाज के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, विकास का काम करता है, कल्याण का काम करता है, न्याय का काम करता है, सामाजिक समानता का काम करता है, शोषण के खिलाफ आवाज उठाता है, लोगों का बात को समझता है, समझ में, लोगों की मदद करता है। तो ऐसे संगठन जो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हो। साथ ही साथ सिविल सोसाइटी को कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी बेसिकली एक ऐसा एसोसिएशन होता है जहां पे इंटेलेक्चुअल लोगों का एक संगठन होता है, जिसको कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी इज द इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ पीपल से बनाया गया एक संगठन। यानी सिविल सोसाइटी कहने का मतलब होता है समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार है, जो समझदार है, जो बौद्धिक है, यानी जिनको थोड़ा बहुत सिविल सोसाइटी के बारे में और नागरिक होने के नाते उनका कर्तव्य, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, उनको इसके बारे में वो अवेयर हो। ऐसे लोग जो है मिलकर जो एक संगठन बनाते हैं, जो समाज सेवा का काम करते हैं, उनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ पीपल, और यही होता है सिविल सोसाइटी। यानी सिविल सोसाइटी कुल मिलाकर जो है समाज के पढ़े लिखे लोगों को द्वारा बनाया गया एक संगठन होता है जो समाज के लिए काम करता है, समाज में सामाजिक समानता और सामाजिक गरिमा को बनाए रखने का कोशिश करता है। उसके अलावा बताया जाता है कि सिविल सोसाइटी, कुछ का कहना था कि सिविल सोसाइटी बेसिकली क्या था, एक्टिव मेंबर ऑफ स्टेट, स्टेट के जो एक्टिव मेंबर है, यानी राज्य में रहने वाले जो भी एक्टिव मेंबर, हर चीज में पॉलिटिकली एक्टिव है, इकोनॉमिकली एक्टिव है ना, मतलब हर चीज में सक्रिय सक्रिय जो लोग हैं, राइट, हर चीज में बड़ा एक्टिव है, हर चीज का जानकारी रखते हैं, क्या हो रहा है देश में, कैसा चल रहा है कानून, हर चीज के बारे में, सरकार के एक्शन से लेके हर चीज के बारे में। तो वैसे लोग जो थोड़े एक्टिव है, उस एक्टिव लोगों के संगठन को कहा जाता है सिविल सोसाइटी। यानी सिविल सोसाइटी का जो है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नागरिक समाज क्या है, नागरिक, सिविल सोसाइटी इज द सिविलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि सिविल सोसाइटी क्या है, एक सिविलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक ऐसा संगठन है जहां पे सिविलाइज्ड लोग हैं, सभ्य लोगों का एक क्या है, संगठन है, जो समाज में सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, इसका क्या करते हैं, देखरेख करते हैं और अपना इस पे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स रखते हैं, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज की सुरक्षा, समाज के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। और अगर सरकार कभी गलत काम भी करता है समाज के ऊपर और सोशल इंटरेस्ट को वायलेट करता है, तो ये प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है सरकार से क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि जो सिविल सोसाइटी है वो पीपल और गवर्नमेंट के बीच का क्या है, ब्रिज है, क्या है, ब्रिज है, एक ब्रिज है जो क्या करता है, लोगों के बात, लोग अपना सीधा बात सरकार को नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ये ब्रिज है। सिविल सोसाइटी एक संगठन है जो लोगों को क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां से वो अपना बात जो है सरकार को क्या करते हैं, कह पाते हैं। तो कुल मिलाकर जो है अलग अलग तरीके का जो है आइडिया और अलग अलग तरीके का जो है अवधारणा दिया गया है सिविल सोसाइटी के ऊपर। अब बात करते हैं कि सिविल सोसाइटी को, सबसे पहले सिविल सोसाइटी का जो आइडिया है वो किन के द्वारा दिया गया। देखो भैया, सिविल सोसाइटी का जो आइडिया है, यानी जो सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज,
का कॉन्सेप्ट और नागरिक समाज का जो आइडिया है कुछ फिलोसफर और कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कुछ स्कॉलर्स के द्वारा क्या किया गया है, दिया गया था। सबसे पहले जो स्कॉलर्स इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं सिविल सोसाइटी के बारे में। वो सिविल सोसाइटी के बारे में जो है एरिस्टोटल और प्लेटो क्या करते हैं, सिविल सोसाइटी के बारे में सिविल सोसाइटी के बारे में खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके बुक और उनके थॉट और उनके जितने भी जो दिया गया थ्योरी है उसे ये पता चलता है कि इनके भी जो है अवधारणा था, यानी उस समय भी अवधारणा था सिविल सोसाइटी का, नागरिक समाज का, कि नागरिक समाज क्या होता है। एरिस्टोटल प्लेटो के अनुसार नागरिक समाज जो है समाज के जो मेल मेंबर होते हैं उनसे ही मिलकर बनाया हुआ जो समाज है, जो संगठन है, उसको ही कहा जाता था क्या, सिविल सोसाइटी। यानी समाज के जो पुरुष है उस समय वही केवल सिविल सोसाइटी कहा जाता। सो एरिस्टोटल और प्लेटो के द्वारा जो है एंशिएंट टाइप में ये कहना था कि नागरिक समाज का निर्माण जो है समाज के केवल पुरुषों को ही लेकर क्या होता है, यानी समाज के जो मैन होते हैं, मैन आर द ओनली मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी, राइट। यानी पुरुषों को ही जो है केवल सिविल सोसाइटी का जो है क्या माना जाता था, अंग माना जाता था। हालांकि इसके बाद जो है ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा सबसे लोकप्रिय होता है लॉक। लॉक का कहना था, लॉक आपको पता होगा, लॉक एक जो है इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर है, राइट। लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी स्कॉलर्स है, जो क्या कहता है, लॉक कहता है कि सिविल सोसाइटी क्या होता है, सिविल सोसाइटी कुछ नहीं होता है, जो पॉलिटिकल मेंबर होते हैं, पॉलिटिकल मेंबर ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल मेंबर ऑफ स्टेट आर कॉल्ड द सिविल सोसाइटी। यानी जो लोग क्या होते हैं, जिनके पास क्या होता है, राजनीतिक अधिकार होता है, यानी जो नागरिक होते हैं स्टेट के, राइट, जिन्होंने सरकार बनाया है, वही उनको ही कहा जाता है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी कोई बाहर का नहीं है, बल्कि स्टेट का ही जो है वो हिस्सा, जिस हिस्से में सारे लोग के पास राजनीतिक अधिकार है, राइट, जो अपने अधिकारों के लिए स्टेट को बनाया है, उन तमाम लोगों को जो है उनके एसोसिएशन को कहा जाता है सिविल सोसाइटी। यानी सिविल सोसाइटी इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ द कॉमन पीपल। यानी लोगों जिन लोगों के पास राजनीतिक अधिकार है, उन राजनीतिक अधिकार वाले लोगों के समूह को कहा जाता है सिविल सोसाइटी। उसके बाद बात किया जाए तो लॉक के बाद एक और व्यक्ति जो है अपना सिविल सोसाइटी के बारे में जो है बात रखता है, हेगेल। हेगेल एक जर्मन पॉलिटिकल फिलोसफर है, राइट, जो अपने डायलेक्टिकल आइडिया के लिए जाना जाता है। तो हेगेल का कहना था कि सिविल सोसाइटी कुछ नहीं है, सिविल सोसाइटी जो है इज द मीडिएटर बिटवीन द फैमिली एंड स्टेट। यानी राज्य और फैमिली के बीच जो संगठन है, उस संगठन को कहा जाता है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी इज बेसिकली द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ऑफ द स्टेट के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक संगठन है, जो लोगों के इकोनॉमिक नीड्स को क्या करता है, पूरा करता है, उसी संगठन को कहा जाता है सिविल सोसाइटी। यानी सिविल सोसाइटी इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ द फैमिली एंड स्टेट। ये कहना था किसका, हेगेल का। हेगेल के अनुसार अगर बात किया जाए तो हेगेल मानता है कि सिविल सोसाइटी बेसिकली समाज की जो भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो मार्केट है, राइट, वही बेसिकली क्या होता है, नागरिक समाज कहलाता है, राइट। इकोनॉमिक जो लोगों के आर्थिक नीड्स को क्या करे, फुलफिल करे। उसके बाद अगर बताया जाए यानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को ही कहा जाता है सिविल सोसाइटी, जो लोग जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद बताया जाए तो हेगेल के बाद आते हैं ग्रामसी। ग्रामसी आपको पता है, ग्रामसी जो है एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर है, नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स है, जिन्होंने ग्रामसी क्या किए, इनके अनुसार इनका कहना था कि सिविल सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी वाज द प्रोडक्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। उनका मानना था कि सिविल सोसाइटी कुछ नहीं है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन का ही क्या है, एक रिजल्ट है। यानी सिविल सोसाइटी इज द प्रोडक्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। अब बात यहाँ पे आता है कि आसान भाषा में बता दे, ग्रामसी का कहना था
कि जो भी कल्चर और जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा प्रभावित है, जो एलिट क्लास है, दे आर कॉल्ड द सिविल सोसाइटी। यानी जो समाज के जो पॉलिटिकल एलिट है, यानी समाज के जो पॉलिटिकल एलिट है, यानी समाज के जो एलिट क्लास है, एलिट क्लास के लोगों को ही मिलाकर क्या होता है, जो सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा ताकतवर है, राइट, जो सत्ता में है, उन्हीं लोग को कहा जाता है सिविल सोसाइटी, राइट। उसके बाद बताया जाता है टॉकविली। टॉकविली एक बहुत बड़े राइट पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, राइट। इनका कहना था कि सिविल सोसाइटी क्या है, सिविल सोसाइटी बेसिकली क्या है, इनके अनुसार एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी स्वेच्छा पूर्वक समाज के लोगों के द्वारा बनाया गया एक संगठन जो समाज के लिए क्या करता है, कामकाज करता है, सामाजिक हित में कामकाज करता है, वैसे संगठन और वैसे स्वैच्छिक संगठन, राइट, को हम लोग कहा जाता है सिविल सोसाइटी। ये तो समझे कि सिविल सोसाइटी का आइडिया कैसे आया, तो इन तमाम लोगों के आइडिया से आता है। लेकिन आज अगर हम कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी सही मायने में उस सोसाइटी को कहा जाता है, राइट, और उस समाज के लोग को कहा जाता है जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे के साथ साथ जो है अपने अधिकारों को लेकर काफी ज्यादा जागरूक है, जो काफी ज्यादा क्या है, अपने अधिकारों, अपने तमाम बेसिक राइट्स को लेकर, और थोड़े बहुत बौद्धिक लोग हैं, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़े एक्टिव है, हर कामकाज में, सरकार के कामकाज में क्या होता है, एक्टिव होते हैं, सोसाइटी में क्या करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, राइट, उनको जो है हम लोग नागरिक समाज कहा जाता है। नागरिक समाज को कह सकते हैं कि शिक्षित लोगों के समूह को नागरिक समाज कहा जाता है, जो शिक्षित है और काफी ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय है, वैसे लोगों से ही मिलकर बनता है क्या, नागरिक समाज। अब देखो जो सिविल सोसाइटी है हमारे देश में, अगर इसका इवोल्यूशन देखा जाए तो सिविल सोसाइटी का भी क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। जिस तरीके से इंसानों का इवोल्यूशन होता है, इंसानों का इवोल्यूशन हुआ, उसी तरीके से जो है सिविल सोसाइटी का भी जो है इवोल्यूशन हमारे देश में होता है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो सिविल सोसाइटी बेसिकली सोशल रिफॉर्म का एक हिस्सा था। यानी कुल मिला के जो है, जब समाज में सामाजिक और आर्थिक शोषण चल रहा था तो उस समय कुछ संगठन बनाया गया ताकि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से हो रहे जो अन्याय है, जो कुरीतियां है, जो अत्याचार है, जो शोषण है, उसके लिए जो है एक संगठित संगठन बनाया गया, राइट, उसको उससे लड़ने के लिए और उन तमाम अत्याचारों को खत्म करने के लिए और आवाज उठाने के लिए। सो वहीं से क्या होता है कि सिविल सोसाइटी का भी क्या होता है, जन्म होता है। हालांकि सिविल सोसाइटी उस समय अलग अलग तरीके के मुद्दों के लिए लड़ाई कर रहा है। जैसे सबसे पहले अगर आपको बताया तो 1828 में क्या होता है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा क्या होता है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है एक संगठन बनाया जाता है, ब्रह्मो समाज। क्या बनाया जाता है, ब्रह्मो समाज। आप लोग को पता है ब्रह्मो समाज एक बेसिकली क्या था, एक सोशल एसोसिएशन था, एक सोशल एसोसिएशन था, एक सामाजिक संगठन था, जिस सामाजिक संगठन का मूल काम था कि जो कुछ भी समाज में सामाजिक अत्याचार हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, जो तमाम तरीके का अंधविश्वास फैला हुआ है, उन तमाम अंधविश्वास को क्या करना, दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, जहां पे लोग आपस में बैठते थे, शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, और वे समाज को आधुनिकता और सामाजिक जितने भी जो अत्याचार और कुरीतियां थी और अंधविश्वास थी और जो शोषण समाज में भेदभाव चल रहा था, उसको ही खत्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय एक एसोसिएशन बनाया, जिस एसोसिएशन का काम था इन तमाम सामाजिक अत्याचारों को खत्म करके समाज को एक सुंदर, मुक्त, शोषण से जो है और अत्याचार से एक मुक्त करे और आधुनिकता की तरफ ले जाए। हाँ, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में बनाया गया ये संगठन एक सिविल सोसाइटी के रूप में देखा जाता है। फिर उसके बाद देखो तो 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाया गया आर्य समाज। कौन सा समाज, आर्य समाज। ये भी एक तरीके से देखा जाए आर्य समाज, तो ये क्या था, एक रिलीजियस एसोसिएशन था, एक रिलीजियस एसोसिएशन था। एक रिलीजियस एसोसिएशन था कहने का मतलब होता है एक धार्मिक
संगठन था जो जिसका मेन काम था कि जो कुछ भी हमारे देश में जो धार्मिक तरीके से जो हमारे देश में धार्मिक जितने भी कुरीतियां है, धार्मिक जितने भी आडंबर है, राइट, जितना भी हमारे धर्म के अकॉर्डिंग तमाम जो रिचुअल्स और जो कुछ भी प्रैक्टिस चल रहा है जो हमारे धर्म के अनुसार नहीं है, राइट, जो अंधविश्वास है, उस तमाम अंधविश्वासों को क्या किया जाए, दूर किया जाए। इसके लिए एक बनाया गया रिलीजियस एसोसिएशन आर्य समाज। आर्य समाज का मेन काम था हमारे धर्म में फैले हुए जितने भी अनैतिक और जितने भी राइट अनैतिक चीज है, अनैतिक प्रैक्टिस है, अनैतिक कुरीतियां है, अनैतिक रीति रिवाज है, राइट, उन तमाम चीज को खत्म करके हमें अपने धर्म को शुद्ध धर्म बनाना है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया रिटर्न टू वेदास, वेदास के वापस लौटो, वेदास के तरफ वापस लौटो। जैसे वेद में कहा गया उसी तरीके से हम लोग का तो सबसे स्पिरिचुअल क्या है, बुक वेदास है, तो वेदास में जैसा कहा गया उसी तरीके से हम लोग को करना चाहिए। अब आगे बताया जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ये करते हैं। फिर देखा जाता है कि 1885 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन बनता है। अब ये पॉलिटिकल एसोसिएशन बनता है, इसका मेन कारण क्या था, पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन बनता है जिसका मेन उद्देश्य होता है कि जहां पे सारे लोग आकर क्या करें, अपने राजनीतिक हक का बात करें और देश के राजनीतिक हक का बात करें, राइट। एक इसीलिए प्लेटफॉर्म बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक पार्टी बनाया गया जो पार्टी राजनीतिक पार्टी बनाया गया था जिसका मूल उद्देश्य था कि राजनीति अपने हक के लिए, राजनीतिक अधिकार के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए जो है ब्रिटिश सरकार से जो है क्या करना, लड़ाई करना और उनसे राजनीतिक हक प्राप्त करने के लिए ये संगठन बनाया गया था। तो ये तमाम तरीके का संगठन जो है हम लोग देखा जा रहा है। उसके बाद देखा जा रहा है कि आजादी के बाद यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, हाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखा जाए, राइट, 1950 से लेके 1970 तक के टाइम पे अगर देखा जाए पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद देखा जाए, तो आजादी के बाद भी कई तरीके का संगठन बना। जिस संगठन में सबसे पहला संगठन आता है ट्रेड यूनियन, बहुत सारा ट्रेड यूनियन बना, राइट, बहुत सारा पीजेंट एसोसिएशन बना यानी पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन बना, बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हुआ और भी बहुत सारे वीमेंस ऑर्गेनाइजेशंस बनना स्टार्ट हुआ। ये तमाम तरीके का संगठन बनना स्टार्ट होता है। इस तरीके से देखा जाता है ये संगठन बनना स्टार्ट होता है। क्यों बनना स्टार्ट होता है आजादी के बाद, क्योंकि आजाद हम लोग 1947 में जब हुए तो 1950 में हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और भारत का संविधान लागू हो गया। और भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 19 में कहा गया है कि भारत के नागरिकों को, कोई भी भारत का नागरिक जो है अपने इच्छा से कोई भी संगठन बना सकता है। तो यहाँ पे क्या होने लगा, अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग संगठन बनने लगा। किसानों का किसान संगठन बनकर तैयार होगा, मजदूरों का मजदूर संगठन बन के तैयार हो गया, स्टूडेंट का स्टूडेंट संगठन बन के तैयार हो गया। इस तरीके से देखा गया कि ट्रेड यूनियन बन के तैयार हो गया। जैसे मैं आपको बताया ट्रेड यूनियन में जैसे फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो क्या करता है, किसकी इंटरेस्ट के लिए काम करता है। यहाँ पे दुनिया भर में, भारत में जितने भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लोगों को लेकर बनाया गया संगठन है ट्रेड यूनियन। मतलब भारत जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उन वर्कर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं ट्रेड यूनियन। पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां पे किसानों को लेकर बनाया गया एक किसानों का संगठन जिसको कहा जाता है ऑल इंडिया किसान सभा। अभी 2021 में क्या होता है, पंजाब और हरियाणा में जो किसान आंदोलन चलता है सरकार के एमएसपी और कानून को लेकर, वहां पे तो कई तरीके का किसान आंदोलन, किसान संगठन देखा गया जो किसानों का संगठन था जिसमें किसान उसके सदस्य थे। किसान संगठन इसलिए बनाए थे ताकि वो संगठन उनके हितों की रक्षा करे और उनके बातों को जो है सरकार तक पहुंचा पाए। समझ में, इसीलिए तो संगठन बनता है। एक व्यक्ति चिल्लाकर बोलेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन एक संगठन, तो उस एक संगठन में कितने सारे लोग होते हैं, तो वो जब बात करता है तो एक संगठन सारे पीजेंट के लिए बात करता है, एक पीजेंट थोड़ी बात करता है, उसमें सारे पीजेंट बात करते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी देखो SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, हाँ। दूसरा यहाँ पे देखो NUCI, नेशनल यूनियन, नेशनल स्टूडेंट, NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। तो तमाम तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है ना। यहाँ पे वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो AEITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये तमाम तरीके का संगठन जो है बनना स्टार्ट हो गया। और ये क्यों बनना स्टार्ट हुआ? क्योंकि आर्टिकल 19 में जो है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन का अधिकार हर एक नागरिकों को दिया गया। तो ये सारे का तो ये तो मौलिक अधिकार है कि कोई भी जो है कोई संगठन बना सकता है, राइट। बस शर्त यह है कि वो संगठन देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता को जो है नुकसान नहीं पहुंचाता होगा। तो ये तो सारे संगठन हर एक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो इससे क्या दिक्कत था? इस तरीके से देखा जाता है कि सिविल सोसाइटी, ये तमाम संगठन आगे बदलकर एक नागरिक समाज का रूप ले लेते हैं, जो नागरिक और पूरे समाज के हितों के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। अभी तो सेपरेट है ना। हर एक लोगों का और हर एक प्रोफेशन का अलग अलग हमारे देश में संगठन है। अब बात करते हैं कि 1970s के टाइम पे क्या होता है। 1970 के टाइम पे कई तरीके का क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब बात आता है कि देखिए दो तरीके का मूवमेंट होता है। एक को कहा जाता है ओल्ड सोशल मूवमेंट, जो ओल्ड और ट्रेडिशनल पैटर्न से किया जाता है। बट 1970 में देखा गया कि एक नया वेरिएशन देखा गया, एक नया पैटर्न देखा गया मूवमेंट का, जहां पे आंदोलन एक नए तरीके से, एक नए विषय को लेकर, एक नए तरीके से, एक नए विषय को लेकर और एक नए वातावरण, एक नए तरीके से जो है आंदोलन शुरू किया गया। तो 1970 के पहले जितने भी आंदोलन हुआ करते थे, उन तमाम आंदोलन को कहा जाता था ओल्ड सोशल मूवमेंट। क्या कहा जाता था? ओल्ड सोशल मूवमेंट। यहाँ पे OSM लिख दिए, इसका मतलब होता है ओल्ड सोशल मूवमेंट। यानी जितने भी आंदोलन हुआ करते थे वो ओल्ड पैटर्न, ट्रेडिशनल तरीके से और ट्रेडिशनल मांगों के आधार पे शुरू होता था। लेकिन 1970 के बाद हमारे देश में, खासतौर पे भारत में देखा गया तो न्यू सोशल मूवमेंट क्या होता है, शुरू होता है। न्यू सोशल मूवमेंट का मतलब होता है एक नए तरीके से सामाजिक आंदोलन शुरू होता है। दोनों ही आंदोलन है, लेकिन दोनों ही आंदोलन का जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ही क्या था, एक दूसरे से अलग था। यानी ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है ये ट्रेडिशनल, एक क्या है, एक ट्रेडिशनल मूवमेंट है जो कई वर्षों से जो है चला आ रहा है ना, कई वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन 1970 में जो है जब न्यू सोशल मूवमेंट आया तो ये ओल्ड सोशल मूवमेंट से क्या था, अलग था। ये मॉडर्न इशू के ऊपर बात करता है, ये मॉडर्न इशू के ऊपर बात करता है न्यू सोशल मूवमेंट। वहीं पे जो ओल्ड सोशल मूवमेंट है ये ओल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए हो रहा था, जहां पे देश को आजाद करने के लिए ब्रिटिश सरकार से आंदोलन चलाया जा रहा था। इसको कहा जाता था भाई एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, है ना। वहीं पे बात किया जाए तो जमींदारों के लिए किया जाता था, जमीन के लिए किया जाता था। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बहु विवाह, बाल विवाह, इसके लिए मूवमेंट चलाया जाता था, है ना। कई मूवमेंट इकोनॉमिक के लिए चलाया जाता था, यानी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था। जमींदार ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर टैक्स लगा देते थे, तो किसानों का संगठन और मजदूरों का संगठन मिलकर जो है एक किसान जमींदारों के साथ क्या करते थे, लड़ाई करते थे। तो ये सब अब क्या था, एक ओल्ड पैटर्न था, ओल्ड सब्जेक्ट, ओल्ड मटेरियल और ओल्ड सब्जेक्टिव को लेकर जो है किया गया आंदोलन, जहां पे थोड़ा कभी कभी देखा जाता था क्या, जहां पे थोड़ा वायलेंस भी होता था। लेकिन अब 1970 में भारत में एक नए तरीके से, एक नए सिरे से क्या होता है, सामाजिक आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये सामाजिक आंदोलन मॉडर्न इश्यूज के ऊपर क्या करता है, बात करता है। अब ये सामाजिक 1970 में जो न्यू सोशल मूवमेंट स्टार्ट होता है, ये न्यू सोशल मूवमेंट स्टार्ट होने का मेन इश्यूज, मेन सब्जेक्ट क्या था, किसके ऊपर ये स्टार्ट होता है। नया ये जो न्यू सोशल मूवमेंट होता है ये नए मतलब क्या बोलेंगे, नए पर्सपेक्टिव से किया गया, नए सब्जेक्ट के लिए किया गया एक आंदोलन था, जहां पे
जहां पे बेसिकली राइट्स के लिए जो है, ह्यूमन राइट्स के लिए जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। दूसरा किस लिए हुआ? दूसरा ये मूवमेंट स्टार्ट होता था आइडेंटिटी के लिए, यानी कि अब यहाँ पे अस्तित्व की लड़ाई हो गया आइडेंटिटी बचाने के लिए। दूसरा जेंडर इक्वालिटी, यहाँ पे अब बात किया जाने लगा कि भैया जेंडर इक्वालिटी दो, यानी कि जो जेंडर इनइक्वालिटी हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी के लिए जो है आवाज उठने लगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस का लड़ाई होना शुरू हो गया। यहाँ पे इन्वायरमेंट रिलेटेड, यानी जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको लेकर क्या होता है कि मूवमेंट जो है शुरू हो गया 1970 में। यही कारण है कि इसको नया समाजवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो आंदोलन है और इसमें जिस विषय को लेकर यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, ये पुराने आंदोलन से जो है क्या था, बिल्कुल ही अलग था। उसके बाद ये जो न्यू सोशल मूवमेंट जितने भी चलाए गए हैं, जो राइट्स के लिए आंदोलन चलाया गया, आइडेंटिटी के लिए आंदोलन चलाया गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, जेंडर इक्वालिटी, राइट, सारे जेंडर्स को इक्वल ट्रीटमेंट करो, इसके लिए हुआ। स्टेटस के लिए, सबका स्टेटस एक होना चाहिए। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने का लड़ाई यहाँ पे स्टार्ट हुआ, है ना। और करप्शन, देश में हो रहे जो करप्शन है, राइट, और सरकार का जो मनमानी, यानी जो आर्बिट्रेरी जो पावर है, उसके खिलाफ आम लोगों का किया गया एक प्रोटेस्ट है, जिस प्रोटेस्ट को न्यू सोशल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जो 1970 के टाइम पे क्या होता है, ये शुरू होता है। अब बात किया जाता है कि जो न्यू सोशल मूवमेंट स्टार्ट होता है, ये न्यू सोशल मूवमेंट किस तरीके का मूवमेंट था? तो सबसे पहले ये बेसिकली एक नॉन वायलेंट और एक पीसफुल तरीके से किया गया एक मूवमेंट था। यानी जो न्यू सोशल मूवमेंट है वो पीसफुल तरीके से, यानी शांतिपूर्वक ढंग से किया गया एक आंदोलन था। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचाने के लिए, अधिकारों को दिलाने के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के लिए और आइडेंटिटी की लड़ाई के लिए किया गया जो है एक पीसफुल और एक अहिंसात्मक ढंग से किया गया क्या था, आंदोलन था, राइट। ये आंदोलन नॉन वायलेंट और पीसफुल मूवमेंट था, जो पूरे गांधीयन सत्याग्रह पे आधारित था। जो किसके ऊपर आधारित था? पूरे गांधीयन सत्याग्रह, यानी गांधीयन स्टाइल। गांधी जिस तरीके से क्या करते थे, अहिंसात्मक तरीके से और पीसफुल तरीके से आंदोलन करते थे, ठीक उसी तरीके से ये भी आंदोलन जो है शुरू हुई, है ना। सो उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि गांधीयन सत्याग्रह ये हुआ। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किस किस तरीके का जो है यहाँ पे आंदोलन जो है बेसिकली स्टार्ट होता है। तो 1970 में जो है हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में 1975 से लेके 77 में क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी लगा दिया जाता है, यानी आपातकालीन राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लगा दिया जाता है, जिसके कारण लोकतंत्र की हत्या की जाती है, लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाता है, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, जो प्रेस का आजादी था उसको भी जो है पूरे तरीके से क्या किया जाता है, शट डाउन कर दिया जाता है। देश में आम लोगों के जो अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं। अपने ही देश में मानो हम लोग जो है कैद हो गए थे। आजाद देश होने के बावजूद भी जो है हमारे लोग आजाद नहीं थे कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, राइट। और इसी समय पे क्या होता है कि 1975 से 77 में जब राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया जाता है, ठीक इसी टाइम पे और कई सारे जो है कई सारे मैटर्स को लेकर क्या होता है, मूवमेंट शुरू होता है। सबसे पहले जो मैटर्स को लेकर यहाँ पे न्यू सोशल मूवमेंट होता है, राइट, सबसे पहले इन्वायरमेंटल मूवमेंट होता है। ये क्या होता है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट होता है, यानी पर्यावरण आंदोलन शुरू होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए, राइट, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इकोलॉजी को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए क्या होता है, चिपको मूवमेंट होता है, एपिको आंदोलन होता है, और कई तरीके का जो है जंगल को बचाने के लिए और प्राकृतिक वनस्पति को बचाने के लिए हमारे देश में इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसको हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में। दूसरा बात बता रहे हैं कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बाद क्या होता है,
इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बाद जो है यहाँ पे एंटी करप्शन मूवमेंट क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। हमारे देश में जो है अन्ना हजारे के द्वारा लीड किया गया। अन्ना हजारे क्या करते हैं, देश में जो अफसरों का और जो नौकरशाह है और जो पॉलिटिशियंस है वो जिस तरीके से करप्शन कर रहे थे, जिस तरीके से शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, राइट, उनके खिलाफ जो है निकाला गया एक आंदोलन, एक निकाला गया प्रोटेस्ट, जिसको एंटी करप्शन मूवमेंट कहा गया, जो अन्ना हजारे के द्वारा जो है बेसिकली हमारे देश में इसकी शुरुआत किया गया। उसके बाद बताया जाए तो एंटी लिकर मूवमेंट चलाया गया औरतों के द्वारा, यानी औरतों की मर्यादा और औरतों की गरिमा को बचाने के लिए औरतें जो है 1992 के टाइम पे जो है हमारे देश में लीकर को बंद करने के लिए जो है औरतों का प्रोटेस्ट किया गया, जिससे उनके जीवन के ऊपर गहरा असर पड़ता था, राइट। तो एंटी लीकर मूवमेंट चलाया गया, राइट, जिसके कारण आज भी देखोगे तो बिहार में, गुजरात में, इन तमाम जगहों पे जो है, नागालैंड में आज भी जो शराब है, यानी कि जो शराब है वो बंद है, ताकि वुमेन्स के डिग्निटी और वुमेन्स को प्रोटेक्ट किया जाए, राइट। उसके बाद देखा जाए इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुआ, एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ, एंटी लिकर मूवमेंट हुआ, आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट का मतलब होता है एलजीबीटीक्यू मूवमेंट, यानी कि जो और भी जो जेंडर है वो लोग भी जो है अपने हक मांगना स्टार्ट किए, कि जो लेस्बियन है, जो गे है, राइट, जो ट्रांसजेंडर है, उन लोगों ने भी जो है अपना ह्यूमन होने के नाते जो है सरकार से कानूनी अधिकार के लिए जो है वो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए। कई तरीके का यहाँ पे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी जो है स्टार्ट हो गया, वुमेन्स मूवमेंट, फिर यहाँ पे देखा गया वुमेन्स मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यानी जो वुमेन्स के ऊपर जो वायलेंस होता था, जो रेप होता था, जो तमाम तरीके का उनके साथ इनइक्वालिटी किया जाता था, शोषण होता था, वो वुमेन्स मूवमेंट भी जो है हमारे देश में, यानी औरतों ने, महिलाओं ने अपने अपने आप को इक्वल स्टेटस समाज में पुरुषों के बराबर दिलाने के लिए और मांग करने के लिए, साथ ही साथ उनके ऊपर हो रहे हैं मल्टीपल तरीके का जो वायलेंस है, उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब बात आता है कि ये जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट, अब तो ये सिविल सोसाइटी एक मूवमेंट बन जाता है, कई तरीके के जो संगठन होते हैं वो इनके बातों को और इनके जो समस्याएं हैं और जो प्रेजेंट इश्यूज चल रहा था उस समय औरतों को लेकर, राइट, इन्वायरमेंट को लेकर, कई सारे संगठन जो है अपना सपोर्ट दिए, राइट, और इसके लिए लड़ाई कर रहे थे। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ये जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट था, ये तमाम तरीके का जो आंदोलन हम लोग देखने को मिला, इनका मूल उद्देश्य क्या था। ये जो अब तक का क्या है कि इस तरीके का जो मूवमेंट सारा क्या होता है हमारे देश में शुरू हो गया था 1970s के बाद से, ये देखा जाने लगा धीरे धीरे हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग, हर एक समाज में रहने वाले लोगों के जीवन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या था, कनेक्टेड था। और यही कारण होता है कि एक सिविल राइट्स मूवमेंट का जो है ये स्टेटस ले लेता है, यानी अब तक जो सेपरेट मूवमेंट चलाया जा रहा था सेपरेट लोगों के द्वारा, तो ये कुल मिलाकर क्या होता है कि एक बड़ा, एक ब्रॉडर क्या होता है, एक स्टेटस ले लेता है, एक ब्रॉडर जो है आंदोलन में तब्दील हो जाता है, और इस आंदोलन को हम लोग कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। इस आंदोलन को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। अब सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब ये सिविल राइट्स मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ये जो 1970 के टाइम पे जो है हमारे देश में ये जो सारा मूवमेंट स्टार्ट हो गया, इसका मूल उद्देश्य क्या था, ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला इसका कारण था, राइट, प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानव के जो अधिकार है, जो आम अधिकार है, मानव का जो बेसिक अधिकार है, उसकी रक्षा करने के लिए लोगों ने सड़क पर उतरना स्टार्ट किया और सरकार से जो है सुरक्षा के लिए जो है प्रोटेस्ट करने लगे, और सरकार के खिलाफ जो है एक तरीके का क्या देखा गया, रेसिस्टेंस, एक तरीके का विरोध देखा गया, शांतिपूर्वक ढंग से किया गया। किसके लिए किया गया, प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, हमारे अधिकारों की रक्षा होने के लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, राइट, मानव अधिकारों की रक्षा होने के लिए, राइट, ये सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ। दूसरा यहाँ पे होता है कि प्रोटेक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, यानी हमारे
जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है, वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है पर्यावरण में जितने भी डैम्स लगाने के चक्कर में डेवलपमेंट के नाम पे सारा पर्यावरण को नष्ट करना शुरू कर दिया गया था। और जो पर्यावरण में रहने वाले लोग हैं, तमाम लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, इसका विरोध करना स्टार्ट किया, ताकि जंगल को नहीं काटना। जंगल हमारा जो है रियल एसेट है। Ecology is my permanent, ecology is our permanent economy, don't destroy it। ये तमाम तरीके का नारा, चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तमाम तरीके का आंदोलन इसलिए हुए ताकि जो सरकार हमारे पर्यावरण को काटना और शुरू कर दे। जैसे अरावली पर्वत का भी इशू है, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक ऐसा ही कुछ नजारा 1970 के टाइम पे चिपको मूवमेंट में था, जिसका मेन उद्देश्य था इन्वायरमेंट को बचाना, इन्वायरमेंट को बचाने की लड़ाई। तो यहाँ पे दूसरा उद्देश्य था प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तीसरा यहाँ पे बात है कि हमारे समाज के जो लोग हैं उनको सोशल जस्टिस देना, यानी सामाजिक न्याय देना। समाज के जो अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग, अलग अलग समूह से आने वाले जो लोग हैं, उनके साथ, सभियों के साथ जो है न्याय नहीं होता था। जो दलित होते थे उनको रेप किया जाता था, दलित को मारा जाता था, दलित को आजाद भारत में भी आजाद रहने का अधिकार नहीं था, समान उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। संविधान में तो कहा तो गया था समान ट्रीटमेंट, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा होता नहीं था। तो उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो है ये किया गया आंदोलन था। तो इसका मूल उद्देश्य था सोशल जस्टिस को इंश्योर करना। उसके बाद यहाँ पे था कि ये सरकार जो पूरे तरीके से अत्याचारी हो गया था, सरकार जो क्या करने लगा था, अपने पावर का मिसयूज करने लगा था। मूल उद्देश्य था कि सरकार और शासन व्यवस्था को जो है, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, शासन व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना और एफिशिएंसी लाना, ताकि वो तेजी से क्या करे, हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके, तेजी से हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करे। और सरकार को जो है अकाउंटेबल किया गया लोगों के प्रति कि तुम हमारे द्वारा, तुम हमारे वोट से बनाए गए सरकार हो, राइट, तुम हमारे अधिकारों का अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि सरकार को भी जो है, जो आर्बिट्रेरी पावर सरकार इस्तेमाल कर रहा था, मनमानी तरीके से सरकार जिस तरीके से रवैया अपनाया था, उसको रोकने के लिए और सरकार में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, सरकार में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को क्या करने के लिए, लाने के लिए, यानी इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया था कि जो सरकार पूरे तरीके से जो है, जो पूरे तरीके से हिंसक हो गया है, जो सरकार पूरे तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार करे और हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही है, उनको रक्षा करने के लिए इनकरेज किया जाए। इसके लिए जो है मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। कुल मिलाकर जो है ये बहुत सारा रीजन था, 4-5 कारण था, राइट, जिसके कारण जो है ये सिविल राइट्स मूवमेंट जो है हमारे देश में स्टार्ट हुआ। अब बात आता है कि सिविल राइट्स मूवमेंट जो हमारे देश में स्टार्ट हुआ, इतने सारे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक के बाद एक जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि जितने भी जो मूवमेंट यहाँ पे देखे जाते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स को बचाने के लिए, तो कभी ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, तो कभी जंगल को बचाने के लिए, तो कभी वीमेन को बचाने के लिए, तो कभी आइडेंटिटी को दिलाने के लिए जो लड़ाई चल रहा था हमारे देश में, इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसका इंपैक्ट और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे देश में जो है राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में सरकार को लानी पड़ती है और सरकार की जवाबदेही क्या होता है, तय होता है। तो मेरे दोस्त, ये कमाल था सिविल राइट्स मूवमेंट और हमारे लोगों का, जिन्होंने आपस में एकजुटता दिखाकर जो है सरकार के साथ लड़ाई की, और इसी का नतीजा होता है कि आखिर में हमारे लोगों की जीत होता है। और राइट टू इंफॉर्मेशन, अब जनता के पास अधिकार था इस एक्ट के द्वारा कि सरकार से जवाब मांग सके किसी भी चीज के बारे में, ताकि सरकार को जवाब देनी पड़े। 2005, उसके बाद यहाँ पे इसके बाद क्या आता है? इसके बाद PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 1980 के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट भी ये सब कुछ को देखते हुए सामूहिक हित और जनहित के खिलाफ कुछ ना हो, इसके लिए जो है PIL का और याचिका डालने का जो है लीगल अधिकार हमारे आम नागरिकों को मिल गया। उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है कि सरकार जो है कई तरीके का
RTE, राइट टू एजुकेशन, यानी सभी लोग पढ़े लिखे, इसके लिए 2009 में क्या होता है, राइट टू एजुकेशन आता है। इसके अलावा भी देखा जाता है राइट टू फूड का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा भी जो है LGBTQ कम्युनिटी को जो है मूवमेंट जो चलता है, उनके अपने हक के लिए जो लड़ाई करते हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो लड़ाई करते हैं, उसको नवतोष सिंह सिद्धि में जो है 375 जो सेक्शन था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है कि अब सेम सेक्स जो मैरिज है उसको अलाउ किया जाता है। सो कुल मिलाकर क्या होता है, जिसमें ट्रांसजेंडर को क्या होता है कि अलाउ किया जाता है, और साथ ही साथ बोला जाता है कि मैरिज करना और ये सारा कुछ करना जो है इलीगल नहीं है। उसके बाद देखा जाता है कि हमारे देश में क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी जो वीमेन के ऊपर हो रहे जो अत्याचार है उनको रोकने के लिए सरकार एक एक्ट लाता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498A, जिसके तहत अब कोई भी अगर अत्याचार औरतों के ऊपर होता है तो उनके ऊपर एक कानूनी लीगल रेमेडी दिया गया, जिससे जो है उनको न्याय दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाता है कि हमारे देश में रेप में भी कानून में क्या होता है, चेंज आता है। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, विशाखा गाइडलाइन आता है 1997 में, विशाखा गाइडलाइन आता है ताकि जो कामकाज करने वाली जो सरकारी एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, उनके कंपनी जहां पे कामकाज कर रहे हैं उन वहां पे उनके साथ सेक्सुअल टॉर्चर या सेक्सुअल मिसबिहेव ना हो, इसके लिए विशाखा गाइडलाइन सरकार सुप्रीम कोर्ट 1997 में बनाया। इसी के आधार पे 2013 में सरकार लाया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये एक्ट लाया 2013 में, और तब से जो है हमारे देश में कई तरीके के कानून बनना स्टार्ट हुआ। तो ये सब कुछ के पीछे उसके बाद देखा जाता है कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, कब आता है, 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। ये सब क्यों आता है, ये सब आता है कि हम अपने जो पर्यावरण है, हमारा जो पर्यावरण है उसकी रक्षा हो सके, इसके लिए सरकार को, वही सरकार जो पहले इसको काटने के लिए अपना ठेकेदार को भेजे थे, लेकिन जब जोरदार प्रोटेस्ट हुआ हमारे लोगों का, ट्राइबल पीपल का, और खास तौर पे वीमेन का इसमें इतना बड़ा रोल रहा जंगल और इन तमाम वनस्पतियों को बचाने में, इसी का फल होता है कि लास्ट में सरकार को कानून भी लाना पड़ा और लिखना भी पड़ा कि अब से जो है हम जंगल को नहीं काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन पूरे तरीके से स्टॉप किया जाएगा। तो ये एक पूरे तरीके से हमारे देश में 1970 से स्टार्ट हुआ जो सिविल राइट्स मूवमेंट, जो राइट्स का लड़ाई था, जो आइडेंटिटी का लड़ाई था, जो डेमोक्रेटिक वैल्यू और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को बचाने का लड़ाई था, पर्यावरण को बचाने का लड़ाई था, और जेंडर इक्वालिटी, पुरुष और महिलाओं को जो है एक समान अधिकार दिलाने का और स्टेटस का लड़ाई चल रहा था। इसी लड़ाई को सिविल राइट्स मूवमेंट भी कहा जाता है। इसी लड़ाई को नागरिक सिविल राइट्स, नागरिकों के अधिकारों के हक में किया गया लड़ाई भी कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और अगला वीडियो जो है आप पे किस पे बनाना है ये भी मेरे को जरूर बताना, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।